हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस विद एंथ्रोपोलॉजी। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का जो बहुत सारा ब्रांच है उसमें से वन इम्पॉर्टेंट ब्रांच है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। तो चलिए आज इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे इसके आंसर सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी को अगर हम डिवाइड करें तो लिंग्विस्टिक टर्म जो है वो एडजेक्टिवल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज होता है। तो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी बाय द टर्म तो हमको समझ में आता है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेस। अब दूसरे डेफिनेशन के हिसाब से देखिए, इट एग्जामाइंस द लिंक्स बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर। जो हमारी भाषा है और हमारी संस्कृति है, इसके गठबंधन को ये लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी एग्जामाइन करता है, इंक्लूडिंग हाउ लैंग्वेज रिलेट्स टू थॉट, सोशल एक्शन, आइडेंटिटी एंड पावर रिलेशन। इन अ वर्ड देखा जाए तो जो ये लैंग्वेज है वो हमारी संस्कृति, हमारी भावनाएं, हमारे जो कर्म होते हैं और हमारी जो आइडेंटिटी है और पावर रिलेशंस, आइडेंटिटी मतलब हमारा जो अस्तित्व है और जो रोल हम सोसाइटी में प्ले करते हैं, ये सारा कुछ क्या डिसाइड करता है लैंग्वेज। हमारा जो लैंग्वेज है, हम कौन से भाषा से बिलोंग करते हैं, कि ये भाषा हमारी क्या है, ये सब कुछ डिसाइड करता है। फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी फ्रांस बोआ, जिनको कहा जा सकता है कि ये हमारे फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी भी हैं। तो फ्रांस बोआ का जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंग्वेज है, ये कह रहे हैं कि ये एक जस्ट अ पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क है। उन्होंने क्या कहा कि जो लैंग्वेज है ये एक व्हीकल के हिसाब से इन्होंने यूज़ किया, मतलब कि एक जरिया जो कि एंथ्रोपोलॉजी फील्ड वर्क में काम आएगा, एक जरिया जिससे मैं कल्चर के बारे में समझ सकूं, ये इन्होंने कहा। और ये इनका जो ये इंटरप्रिटेशन है ये सालों साल तक चला और फ्रांस के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो चलिए अब कंक्लूजन में चलते हैं। ये लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है। नेक्स्ट जो है वो स्टडी करता है कि इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ का जो सोशल लाइफ है उसमें लैंग्वेज क्या क्या रोल है। थर्ड पॉइंट है, जब हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करेंगे उसमें भी लैंग्वेज का क्या रोल है। अगर हम किसी के साथ बात कर रहे हैं और लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो साइन लैंग्वेज हो जाएगा। साइन लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है हर एक कम्युनिटी के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, लैंग्वेज जो है वो सोशल आइडेंटिटी का एक ह्यूज रोल प्ले करता है। जैसे कि मैं बंगाली बोलती हूँ, मेरा मदर टंग बंगाली है तो इसीलिए मैं बंगाली हूँ, ठीक है। तो सोशल आइडेंटिटी क्या है कि मैं बंगाली हूँ क्योंकि मैं बंगाली बोलती हूँ। लैंग्वेज कैसे ग्रुप मेंबरशिप बनाता है, जैसे कि कहीं दिल्ली में, कहीं न्यूयॉर्क में, कहीं कनाडा में, कहीं महाराष्ट्र में बंगालीज हैं तो मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे कम्युनिटी के मेंबर हैं। वो चाहे कहीं भी रह रहे हैं पर वो बंगाली बोल रहे हैं तो ये हमारे कम्युनिटी के मेंबर है। तो ये ग्रुप मेंबरशिप भी बनाता है। हर एक लैंग्वेज की अपनी कल्चरल बिलीव्स एंड आइडियोलॉजीज होते हैं। कुछ वहाँ पर अलाउ होता है, कुछ वहाँ पर परमिसिबल नहीं होता है, मतलब कि इन रिगार्डिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे कि हम जब इंग्लिश में किसी को ग्रीट करते हैं तो हम हेलो बोलते हैं, हेलो हाय। और जब हम उसको हमारे इंडियन लैंग्वेज में ग्रीट करेंगे तो हम नमस्ते बोलेंगे, कि नमस्कार बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो और अगर ये जापानीज हुआ तो फिर हम उसको थोड़ा सा सिर झुका के थोड़ा सा होश पोजीशन में बोलते हैं, तो दिस इज़ बो करके बोलते हैं। तो ये सारे लैंग्वेज के हिसाब से ये जो हमारा कल्चरल जो है वो चेंज होता रहता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा इंडिया। इंडिया क्या है, लिंग्विस्टिक डिवीजन से मेड है। तो गुजरात में जहाँ पर मेजॉरिटी स्पीक्स गुजराती, पंजाब में पंजाबी बोला जाता है, हरियाणा में हरियाणवी बोला जाता है, बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में ओरिया, ठीक है, असम में असामिस। तो मेजॉरिटी जो जिस लैंग्वेज में बोलते हैं उसी से हमारा स्टेट्स बना है। तो हम इसको भी कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हर एक ट्राइब का अपना एक लैंग्वेज होता है, यूनिक लैंग्वेज होता है, उसको वो इंडेक्स लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो मेरा ट्राइब एंड बैंड बोल के एक वीडियो है, उसमें आप चले जाइए, वहाँ पर ट्राइब का क्या क्या फीचर्स होता है सब उसमें मिल जाएगा और बैंड का क्या क्या फीचर होता है सब मिल जाएगा। तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हर एक ट्राइब का अपना यूनिक लैंग्वेज होता है। वैसा ही एक ट्राइब है न्यू गिनिया, पापुआ न्यू गिनिया। तो वहाँ पर एक ट्राइब है, वो क्या करते हैं, एक ही लैंग्वेज में, इंडिजिनियस पीपल है वहाँ पर, वो पर एक ही लैंग्वेज में बात किया जाता है तो उसको वो अपना इंडेक्स लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये जो है ट्राइब का एक कैरेक्टरिस्टिक है, उनका जो यूनिक लैंग्वेज है वो उनका कैरेक्टरिस्टिक है। अब चले आते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में, सैपिर-वुर्फ थ्योरी। एक है एडवर्ड सैपिर और दूसरे हैं बेंजामिन ली वुर्फ। ये दोनों ही बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में एक बहुत बड़ा काम किया है। इसको कहते हैं सैपिर-वुर्फ
हाइपोथेसिस। तो अब चलते हैं हाइपोथेसिस को समझते हैं। सापिर-वुल्फ थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोई एक लैंग्वेज बोलता है, वो क्या उस लैंग्वेज के हिसाब से हर एक इवेंट्स को परसीव करता है, हर एक इवेंट्स को वो वैसे ही जज करता है जिस लैंग्वेज में वो बोलता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मराठी का एक टर्म है आमची मुंबई करके। तो आमची मुंबई का मतलब होता है हमारा मुंबई। अगर जो मराठी नहीं है वो इस लैंग्वेज को सुने तो उनको लगेगा कुछ आम रिलेटेड है, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मैंगोज, ठीक है, वैसे कुछ सोचेगा। तो पर वो एक्चुअली इसका मीनिंग होता है हमारा मुंबई। आमची मुंबई का मतलब होता है हमारा मुंबई, मतलब कि जैसे मैंने अपनी लैंग्वेज को बोला वैसे ही मैंने इस इवेंट को भी वैसे ही परसीव किया, वैसे ही देखा। कोई दूसरा लैंग्वेज अगर बोलता है वो दूसरे हिसाब से परसीव करेगा। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है कि लैंग्वेज का कुछ एलिमेंट्स ऐसा होता है जिसको हम कभी भी कोई दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। जैसे कि बंगालीज़ में कुछ ऐसे बात होते हैं जो हम कोई हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, कि इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करें तो जो उस लैंग्वेज की अहमियत है वो कम हो जाएगी। जैसे कि ट्रांसलेट करने के बाद जो उसका जो सेंस होगा, उसका जो इमोशंस होगा, जो एक्सप्रेशन होगा, वो थोड़ा बहुत लूज़ कर जाएगा जो ट्रांसलेटेड लैंग्वेज है उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था उसको बाद में ट्रांसलेट किया गया था, और ट्रांसलेटेड वाला जो वर्जन था उसी को ही नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ट्रांसलेटेड वर्जन में वो अहमियत नहीं रही, वो इमोशंस नहीं रहे जो कि एक्चुअल वाले में थे। एक और अच्छा एग्जांपल है कि जो श्रीवल्ली का जो गाना आपने सुना होगा, तो श्रीवल्ली का जो गाना है ये तो पहले एक्चुअली तो ये साउथ इंडियन सॉन्ग है, तो इसको बाद में ट्रांसलेटेड किया गया बहुत सारे लैंग्वेज में। तो आप देखिएगा कि जो लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है तो वो ट्रांसलेटेड वाले लिरिक्स में इतना मज़ा नहीं है, इतना वर्थ नहीं है जैसे कि साउथ इंडियन वाला जो एक्चुअल सॉन्ग था उसमें है। तो ऐसे ही यही वो कहना चाहते हैं इस सेगमेंट के थ्रू। समझ में यही आया कि हर एक लैंग्वेज की अपनी अहमियत होती है कि और एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड करने से उसका जो वर्थ है वो कम हो जाता है। तो ये वीडियो यहीं तक था। अगर किसी को समझ में नहीं आया है ये वीडियो फिर से देखिए, दोबारा देखिए, जितने बार समझ में नहीं आएगा उतने बार देखिए। ये थ्योरी पोर्शन है इसलिए थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, पर अगर आप रिपीटेड देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जय हिंद।